आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के बयान की। राहुल गांधी ने रायबरेली के एक विधानसभा क्षेत्र के गांव में बारात घर का उद्घाटन किया जो सांसद कोष से बना हुआ था और उसी दरमियान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस और भाजपा का पूरा संगठन ये गद्दार हैं, जो उन्होंने कहा है कि संवैधानिक ढांचे को अस्त व्यस्त करने में लगे हुए हैं, यानी कि उसको छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं। तो चलिए क्या मायने हैं राहुल गांधी के इस बयान के। और उन्होंने महंगाई को लेकर के जिक्र किया, उन्होंने यह भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में टॉफियां खिला रहे हैं और भारत में कह रहे हैं कि मितव्ययिता बरतिए, आप सोना मत खरीदिए, ये मत करिए, और उनका भारी भरकम दौरा जिस पे मोटा पैसा खर्च होता है। तो उस लिहाज से उन्होंने पूरी तरह से संवैधानिक दायरे और तमाम चीज़ों को कहते हैं पूरे संगठन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी को गद्दार ठहराया। खैर चलिए, इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ की आबादी का अपमान है ये और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। तमाम बीजेपी नेता इस बयान के बाद हमलावर हैं। तो चले, हमारे साथ अटल खंडेलवाल साहब भाजपा से हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी, हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चले मैं अटल जी आपके पास में आना चाहूँगा। पूरी बीजेपी आक्रोशित है, हमलावर है, पुतले दहन की प्लानिंग भी बीजेपी ने कर ली है। राहुल गांधी का कहना है कि, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और इस बयान के पीछे उन्होंने लॉजिक दिया है। महंगाई की इलेक्शन से पहले लगातार बीजेपी मना करती रही कि हमारे पास में पर्याप्त स्टॉक है,
किसी तरह की कोई महंगाई नहीं होगी, ये जनता। दूसरा, संवैधानिक स्ट्रक्चर को लेकर के उन्होंने कहा है कि इसको छिन्न भिन्न करने में बीजेपी जुड़ी हुई है। जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकता वो देश का गद्दार है। योगेंद्र जी, तो ये माना जाए कि जो अभी की हार हुई है उसकी हताशा या दिवालियापन है ये, जो वो कह रहे हैं कि भी चुनाव के पहले आप कह रहे थे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी और फिर आप अब महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई से जोड़ करके यदि वो किसी भी देश के प्रधान को गद्दार कह रहे हैं, एक एलओपी, ये क्या सम्मानजनक शब्द है क्या? देखिए, पहले भी राहुल गांधी जी के इसी तरीके के अंट शंट बयान से उन्होंने कांग्रेस, जो कि विपक्ष में था, उसका भट्टा बैठाया है। चौकीदार चोर है, ये शब्द थे ना उनके 2014 में। क्या हुआ? ये बेसिकली राहुल गांधी जी हैं, वो प्रधान सेवक हैं, उनका अपमान नहीं कर रहे। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो चुने जा रहे हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो अपमान कर रहे हैं। वो उस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जिसे 140 करोड़ की जनता ने चुना है और अपना प्रधान सेवक तीसरी बार बनाया है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि राहुल गांधी जी के बयानों का जो सिलसिला है वो निम्न स्तर का होता ही जा रहा है कंटिन्यू। और अब तो ये स्थिति है कि उनके बयानों को कोई गंभीरता से ऐसा नहीं ले रहा। केवल एलओपी होने के कारण उनको थोड़ा बहुत ये समर्थन मिल जाता है, और इस समर्थन की वजह से देश के अंदर और देश के बाहर स्थिति भारत की राष्ट्रहित की कमी आती है। लोग बोलते हैं कि भारत के अंदर भी इस तरीके के लोग हैं जो कि भारत विरोधी और निम्न स्तर की बात करते हैं। चलिए, मैं प्रतीक सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी से राष्ट्र विरोधी गतिविधि की बात कर रही है, ये भी कह रहे हैं पूरे राष्ट्र का अपमान है, यानी कि 140 करोड़ की आबादी का अपमान है, ये बीजेपी कह रही है और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पहले भी चौकीदार चोर है, 14 में नहीं 19 में कहा था अटल जी ये, जब 19 सेकेंड टर्म था, क्योंकि उसके भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले राहुल गांधी यह कह करके भी देख चुके हैं। तो कांग्रेस कैसे लेती है अपने नेता के बयान को, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि पूरे देश का अपमान है। योगेंद्र जी, जवाहरलाल नेहरू के समय पे एक, आपको याद हो, कार्टूनिस्ट हुआ करते थे शंकर, और जब शंकर से नेहरू मिले तो नेहरू ने शंकर को कहा कि डोंट स्पेयर मी, मुझे भी मत छोड़ना, जब आलोचना हो तो मुझे भी मत छोड़ना। जो पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अन्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सबको दिन रात गालियां बकते हैं, उनको आज गद्दार कहने पे या कोई टिप्पणी करने पे इतने बवाल हो गया। जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र तरीके से नहीं जीत के आए थे, जो आज अभी बोल रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री आए हैं और उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करना अपमानजनक है, लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू कैसे आए थे चुन करके? 1951-52 का चुनाव जीता, 57 का चुनाव जीता, उसके बाद 62 का चुनाव जीता, जनता ने ही बार बार। और आप जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी की जो और पहले की जो पार्टी थी जनसंघ जनता पार्टी, वो भी चुनाव लड़ती थी। क्या हाल थे उनके? लगातार सारे चुनाव हारते थे, और हारते ही नहीं थे, 1 या 2 एमपी आते थे। तो जवाहरलाल नेहरू को आप गालियां दोगे तो चलता है, महात्मा गांधी को आपके जो एमपी थी वो गालियां देंगी, गोडसे को वो देशभक्त बताएंगी, वो चलता है। लेकिन कोई आपको कुछ बोल दे तो इतना क्या छुई मुई क्यों हो जाते हैं प्रधानमंत्री? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री 5 दिन पहले 10 दिन पहले देश के अंदर बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि पेट्रोल डीजल बचाना भी देशभक्ति है। तो पेट्रोल डीजल उड़ा रहे हैं जो लोग, जो जेट ले लेकर के जा रहे हैं, जो 5-5 जो विदेशों में यात्रा कर रहे हैं 5-5 देशों की, तो फिर वो गद्दारी हुई ना। क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे कि पेट्रोल डीजल बचाना सबसे बड़ी जरूरत है देश की, तो वो खुद तो बचा नहीं रहे। वो खुद 5 बजे भाषण देते हैं, 7 बजे वो जाकर के आपको देखिए कि रोड शो करने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो बातें होती हैं, ये सिंबॉलिक होती हैं। अगर आप इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, आप संविधान को नष्ट करने की बात करेंगे। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में, मैं कह रहा हूं, हार जीत किसी की भी होती, हो सकता है बीजेपी ज्यादा सीटें जीत जाती, लेकिन 27 लाख वोटरों को वोट देने से रोका गया ना।
ये उनका संवैधानिक मूल्यों को रोका गया, उनका जो संवैधानिक अधिकार था वो छीना गया ना उनसे। तो ये गद्दारी नहीं है। अगर ये तो और क्या है, आप मुझे बता दीजिए। भाई मैं कह रहा हूं बीजेपी की ज्यादा सीटें आ जाती और ज्यादा आ जाती, हो सकता है, लेकिन रोका गया ना, ये संवैधानिक तरीके से तो चुनाव नहीं हुआ ना। तो यही सारी चीजें, और ये रोने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री और पूरी बीजेपी क्यों रोती रहती है जब दूसरों को गाली बकते हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा जो नाटक जो खेला जा रहा है ना, रोना कहां हुआ इसमें? रोना ही तो है ये अभी बोल रहे हैं कि उनको बयान को सीरियसली नहीं लेते, फिर सारे नेता आ जाते हैं कि राहुल गांधी ने ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया। नॉर्वे में जो हुआ ना, वो कमी को छुपाने के लिए, उन 5 देशों की यात्रा से कुछ मिला नहीं, उसको छुपाने के लिए, जब महामानव यहां आएंगे उनको कुछ दिखाने के लिए अब इस तरीके की बातें हो रही है। ये देश को की इकोनॉमी को प्रधानमंत्री और अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने गर्त में भेज दिया है। $1 की वैल्यू देखिए क्या हो गई है, 96.84 हो गया है, वापस 100 पार करेगा पहले, वापस अब 10 सेकंड अब होड़ चल रही है कि डीजल पहले 100 के पार जाएगा कि रुपये के डॉलर पहले 100 के पार जाएगा, ये होड़ चल रही है। और महामानव इन्हीं से ही नहीं निकल पा रहे कि मेरे लिए क्या कह दिया। चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए राहुल के इस बयान के बाद में आक्रामक होनी थी, लेकिन यहां बीजेपी की एक चूक है। मंगलवार को दिया गया बयान अब पब्लिक डोमेन में आ रहा है और उसके बाद बीजेपी में होड़ लग गई कि राहुल गांधी ने ये क्या कह दिया। और हो सकता है कि कल परसों में कहीं एफआईआर भी दर्ज हो सकती है राहुल गांधी के खिलाफ कि देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को किस आधार पर गद्दार का है, एफआईआर दर्ज भी हो सकती है। और पुतले की तो बात आ ही चुकी है कि देश भर में पुतले फूके जाएंगे, क्योंकि मुझे जयपुर का मालूम है तो ये तो अब सभी जगह होगा। पर यहाँ क्या लगता है आपको कि ये इस तरह के बयान पहली बार हैं? जैसे अभी प्रतीक जी कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक होता है और पहले भी लगातार गांधी परिवार को, दूसरे प्रधानमंत्रियों को इस तरह की भाषा का प्रयोग बीजेपी करती रही है। देखिए पहली बार तो नहीं है, और खासतौर से राजनीति में अगर देखा जाए तो राजनीति की ये तो खुराक है। सत्ता पक्ष कुछ बयान देता है, विपक्ष उसकी निंदा करता है, विपक्ष से कोई बयान आता है तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोध वहाँ पर होता है। राजनीति में अक्सर इस तरह का देखने को मिलता रहा है। और नेता प्रतिपक्ष हो या फिर अमूमन तौर पर हमने पहले भी देखा, इंदिरा गांधी के समय में ये कहा जाता था, तानाशाह एक शब्द उपयोग वहाँ पर लिया जाता था। पिछले यूपीए काल में अगर देखा जाए मनमोहन सिंह के लिए काफ़ी तंज कसे जाते थे। संभव है विपक्षी पार्टी, एक विपक्ष जो जनता का आईना भी होता है, जनता के साथ वाली चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। जनता की आवाज़ क्या है, विपक्ष के मुख से मुखर होकर निकले, ये सही भी है, लेकिन कुछ हद तक शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, इसको माना जाना चाहिए। राजनीति है, सुचिता राजनीति भी होनी चाहिए, एक गरिमा हो। आप प्रधानमंत्री के लिए क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी बीजेपी के नहीं है, 140 करोड़ की जनता का नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो ये संभव है कि वहाँ पर अगर नपा तुला प्रहार किया जाए तो वो कहीं ना कहीं स्वीकार्य भी होगा। जनता भी कुछ मानेगी कि हाँ, नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही है, जनता की जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ की तरफ से राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व वहाँ पर किया है। अमूमन तौर पर राजनीति में इस तरह के बयान ऐसा नहीं राहुल गांधी ने दिए, इससे पहले भी लगातार हमने देखा है राजनीति में इस तरह के बयान आते रहे हैं। सत्ता पक्ष को भी देखना चाहिए, अगर दिया है बयान तो उसका विरोध भी कुछ हद तक होना चाहिए, लेकिन दोनों ही तरफ देखा जाए। इधर अब बीजेपी ने इसका पलटवार भी किया है, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी यहाँ पर होंगे। एक तरह से कहा जाए कि देश इस समय जिस तरह से आर्थिक संकट कहा जाए, मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच में देश के ऊपर कई चीज़ें जो देखी जा रही हैं संकट के दौर में, उन पर चर्चा होने की बजाय अगर इस पर चर्चा होगी, इस पर राजनीतिक दलों का यहाँ पर एक तरह से टारगेट होगा, केंद्र बिंदु अगर ये होगा, तो ये कहा जा सकता है कि देश के लिए ये ठीक भी नहीं है। राजस्थान हो, देश हो, इसके सामने एक बड़ा चैलेंज इस समय तेल का संकट का है। और खासतौर से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यूरिया और डीएपी का जैसे संकट भी यहाँ पर उभर सकते हैं। तो देश को कैसे चलाना है, विपक्ष इसका सहयोग करे, सत्ता पक्ष अपनी राय वहां पर रखे, सर्वदलीय जैसी बैठकें वहां पर आयोजित हो, विदेश दौरे से जब प्रधानमंत्री लौटे तो विपक्ष को साथ बुलाए, बैठक करे, चर्चा की जाए कि विदेश दौरे से ये हम कुछ लेकर आए जिससे देश को राहत यहां पर मिलेगी। बयानों को दरकिनार करना चाहिए, अगर बयान दे दिया गया है तो उसको दरकिनार करना चाहिए, और अगर नहीं दिया गया तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए इस समय देश चैलेंजिंग स्थिति में है, उसके साथ में कैसे बढ़ा जाए, इस पर ज्यादा फोकस। तो अनिल, ये कहा जा सकता है कि नया बयान नहीं है राहुल गांधी का, ये पहले भी इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन अब बदलते भारत, बदलते दौर में सहन शक्ति लगता है राजनीतिक दलों की कम हो गई है सभी तरफ से। और दूसरा, जब ऐसी स्थितियां बनती है तो मर्यादाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। जो अभी कहा जा रहा है, संस्कारों से लेकर के मर्यादाओं की तमाम दुआइयां दी जा रही हैं,
मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया साइट्स पे भी और चैनल्स में भी जो बातें कही जा रही हैं। खैर बात ये नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि जब प्रधानमंत्री को भी लग रहा है कि संकट आ सकता है, और ये संकट वर्ल्ड वाइड है, कोई भारत अकेले में नहीं है, और भारत इसकी उपज हो ये भी नहीं है, क्योंकि ये वैश्विक संकट आ रहा है और जिसको भारत को भी उसका सामना करना पड़ेगा। सरकार भी पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं उन्हें क्लियर करना चाहें। हालांकि आज ये मुद्दा महंगाई का नहीं है, मैं केवल राहुल गांधी के बयान से, लेकिन आपने जिक्र किया है तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ सरकार क्या कर रही है वो बताया जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल इलेक्शन तक अटल जी लगातार ये बात कही गई कि पर्याप्त भंडार है और किसी तरह की कोई महंगाई नहीं होगी, कोई रेट्स नहीं बढ़ाई जाएंगे। लेकिन अब ये महंगाई बम के रूप में कहा जाएगा कि ये प्राइस भी बढ़ाए गए हैं और लगातार बढ़ते, क्योंकि 2 दिन से लगातार 2 दिन से मतलब 2-3 दिन में दूसरी बार प्राइस इसके बढ़ा दिए गए फ्यूल के। खैर जो चीज़ है उसको स्वीकार भी करना चाहिए, और सॉल्यूशन क्या है सरकार विपक्ष को भी बताए, पब्लिक को भी बता देना चाहिए कि हाँ ये दिक्कत है और हम इस रूट पे चल रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं वैकल्पिक रूप से, और ये भविष्य में हम इन मार्गों पर या उन्हीं देशों पे डिपेंड नहीं रहे हैं, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। या विपक्ष के पास में अगर ऐसा कुछ मजमून हो या उनके पास में ऐसा कोई नुस्खा हो जो प्रधानमंत्री को बता दें, देश के फाइनेंस मिनिस्टर को बता दें कि हमें इस रूट को फॉलो करना चाहिए और इस रूट पे जाना चाहिए, इससे बेनिफिट होगा देश को। लेकिन वो चर्चा नहीं है, डायलॉग का अभाव है, और इंतजार इस बात का होता है कि किसने क्या कह दिया, किसने क्या कर दिया। दोनों ही तरफ से स्थितियां ये हैं। प्रतीक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में अभी। देखिए मैं ये कह रहा था, ये जो भाषा की गरिमा की बात हो रही थी, भाषा की गरिमा, आपको याद होगा जब बजट सेशन चल रहा था तो निशिकांत दुबे इंदिरा गांधी जी के लिए क्या क्या कह रहे थे, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बयानबाजी, क्या हुआ, ना तो माइक बंद हुआ ना उनको बिठाया गया और वो बोलते चले गए। तो इंदिरा गांधी क्या चुन करके नहीं आई थी, देश की प्रधानमंत्री नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू के लिए संसद में क्या क्या नहीं कहा गया, और संसद के बाहर भी महात्मा गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। और आप देखिए कि अभी आपने जैसे बताया कि पुतला जलाया जा रहा है, तो महंगाई का पुतला नहीं जलाया जा रहा इनसे ये जो नीट पेपर लीक हो गया तो जो धर्मेंद्र प्रधान उनका पुतला नहीं जलाया जा रहा, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। जब महामानव पे कोई कुछ बोल देगा तो पुतला जलाया जाएगा। इस देश की समस्याओं से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये सारी समस्या बीजेपी ने खुद उत्पन्न की है, बीजेपी द्वारा उत्पन्न है, तो उनको भी ये पता है। ये सारा जब महामानव को कुछ कहा जाएगा सिर्फ तभी पुतला दहन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अटल जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। जी अटल जी। जी पहले तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ जी बिल्कुल प्रतीक जी से। ये कह रहे थे महात्मा गांधी जी को भी संसद में क्या क्या नहीं कहा गया, जरा बताइए किसने और कब कहा। मैं बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए आप कि महात्मा बता दूं, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था, मैं ये आपकी सांसद थी, जिक्र किया था इन्होंने। मैं देखिए गॉडसे का जिक्र और महात्मा गांधी वो के लिए अच्छा कोई शब्द गॉडसे को अगर आप देशभक्त बता रहे हो तो महात्मा गांधी का अपमान नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप, फिर ये गॉडसेवादी लोग हैं वाक्य में, ये वाक्य में गॉडसेवादी लोग हैं। तरीके से मोदी जी का मुद्दा किसी भी बात को ये गॉडसेवादी लोग हैं। और दूसरी कहाँ गॉडसेवादी लोगों को बोलिए आप ये कह रहे थे कि आर्थिक रूप से देखिए अभी जो आर्थिक जो अभी आपदा की स्थिति ये बता रहे हैं कि भी ऐसी नहीं है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने कौन से 4 चांद लगा दिए? 2004 से 2013 के बीच में पेट्रोल डीजल 153% बढ़ा है, 153% लिख लो और निकाल लेना। और अभी 11 सालों के अंदर मात्र 33% बढ़ी है। आप बताओ, अरे बताओ रेट क्या बताओ, 4 में कितनी थी और 14 में कितनी थी? आप अभी लगा रेट बताओ ना, मैं बोलता रहा बताओ रेट। 82 रुपए 2013 के अंदर थी। अरे झूठ बोल रहे हो, 82 रुपए डीजल, 82 रुपए डीजल। हाँ अरे कहां से करते हो आप? पेट्रोल 82 रुपए था, 82 रुपए पेट्रोल था, देख लेना। अरे झूठ, 82 रुपए पेट्रोल भी नहीं था, पेट्रोल भी नहीं था। बोल रहा हूँ कि 153% बढ़ा है, नहीं था 82। अगर नाम बदल दूंगा, अच्छा आप नाम बदलोगे ना? हाँ बदलोगे ना? नहीं बिल्कुल, ठीक है, कि अगर ये 153% नहीं बढ़ा तो आप जो चाहोगे वो बोलूंगा। रेट बताओ 4 की और 14 की, देख लो। रेट बताओ। अरे जब आप ये रेट देख बताओ ना, सकते हो तो वो भी देख लो। रेट बताओ ना, ये नहीं, ये फालतू के तर्क रेट नहीं बताओगे। अब दूसरी रेट बात, बताओ क्या थी? दूसरी बात वो रेट बताओ। पीएम अरे रेट बताओ ना। जो पीएम सांकेतिक थे मनमोहन सिंह आपके काल के, उन्होंने क्या कहा? पी चिदम्बरम ने क्या कहा सोने को लेकर के? आपके मोदी जी ने क्या कहा? बिल्कुल कहा, सुनो, इसलिए कहा नहीं, मैं बता देता हूं। मैं कह रहा हूं ये 13 में क्या कहा? ये समय आर्थिक 13 में क्या कहा? समय वैश्विक आर्थिक संकट का है।
अभी भारत के पास कोई समस्या नहीं है, हमारे पास 140 दिन का स्ट्रेटेजिक प्लस कंपनियों के पास तेल पड़ा हुआ है, हमारे पास भंडारण लो मैं सुनाता हूं क्या कहा बिल्कुल था। भंडारण है। और हमारे लो, पास सुनो, सुन लीजिए, सुनो क्या कहा था हमारे मोदी जी ने तेरह पास में। में सुनो 690 क्या? बिलियन डॉलर की रिजर्व फंड है, लेकिन हमें फिर भी संयम से काम लेना है। आने वाला विश्व, आने वाला जो समय है विश्व का, वो किसी भी परिस्थिति में जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये परिस्थितियां हम लोगों को हो सकता है अनुकूल ना हो, तो सभी भारतीयों को 140 करोड़ को संकट ना आए, उसी के लिए हम सब मिलजुल करके प्रयास करते हैं। वो चाहे विपक्ष हो चाहे हम हो, सभी लोगों को आह्वान किया और एक बड़े होने के नाते उन्होंने जो जो आह्वान किए उन सब का ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बड़ा संकट टल जाए तो अच्छी बात है, जनता के संकट को टालने की हमारी भरसक कोशिश है, यही है। और जहां तक ये कह रहे हैं विदेश में जाकर आए और तेल उड़ा रहे, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एक प्रधानमंत्री इस तरीके से अलग अलग देशों की यात्रा कर रहा है कि भारत के अंदर यदि कोई संकट आने वाला हो तो वो अलग अलग चीजों से उसको टाला जा सके। यूएई के साथ 5 बिलियन डॉलर के निवेश पैकेज की घोषणा की यूएई ने, तो इस पे आए। आज की तारीख में अभी गए ना, अभी गए। नहीं। और इन लोगों ने क्या है, राहुल गांधी जी ने एक बात बताओ, सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है, कहा था कि नहीं कहा था? गुजरात के, फिर एक गुजरात के व्यापारी ने कहा यार ये क्या तरीका हुआ। वो कोई जनता का सम्मान करते हैं, उन्हें बोलने का होश है, वो कभी भी किसी भी तरीके से किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। विदेश में जा उनकी जितनी यात्राएं हैं, आप देख लीजिए कौन सा काम धंधा है इन लोगों के पास, फिर भी इतने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अटल जी ये तो मत कहिए, देखिए राजनीति। हाँ बताओ ना आप, इनके पास कौन सा काम धंधा है? सर मेरे को एक बिजनेस बता दो। आप इतनी वो वाड्रा बंधुओं की जमीनें कहां से आई, बताओ ना। अटल जी सुन, वो तो वो बताएंगे योगेंद्र जी। लेकिन इस पे मत जाइए। राजनीतिक दल कितने पैसे उड़ाते हैं और किस कद्र पैसे उड़ाते हैं और पॉलिटिशियन क्या पैसे उड़ाते हैं, इस डेप्थ में मत जाइए, बहस बहुत अलग चली जाएगी। और जो आप पेट्रोल डीजल का भाव बता रहे हैं, उस समय 2013 के अंदर 74 रुपए पेट्रोल था, 65 रुपए डीजल। नहीं मैं आपको बता, नहीं, पीआईबी और की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2004 में भी बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं जब बता रहा हूँ। 2008 में बता दिया, मैं बता रहा हूँ। आप उसका बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे आपने पूछ कहा रहा हूँ 13 में 2004 में क्या था? चले मोदी जी नाम बदल भाई, 2004 में क्या था? अरे 4 में बता दो, अभी बदल दो। तो अगर 153% नहीं बना तो मैं बता दूं। अटल जी 4 में बता दो ना। अटल जी आप बताओ ना 4 में क्या था? अटल जी जब आपने, अरे सर जरूरी ये है कि प्रधानमंत्री पे इतनी बड़ी टिप्पणी की अपन उस पे लौटे, डीजल पेट्रोल में कहां उलझ रहे हैं आप ये लोग? ऐसा है, नहीं, मेरे पास तो पीआईबी की प्रेस रिलीज है। वो लायक ही नहीं है। वो क्या लायक है? पीआईबी वो की तो प्रेस एक रिलीज है। एलओपी बन गए संसद के। इस कारण से उनकी चीजों को देश और सब जनता ये देख रही है कि वो जिस तरीके से लोकतंत्र को लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। चले मैं एक छोटी सी बात कहूंगा प्रधान आपसे। सेवक को गलत एक बात शब्दों से कहूंगा, नवाजा एक बात जा रहा है। कहूंगा सर। हाँ बोलिए। आपने कहा कि वो लायक क्या है, तो क्यों टिप्पणी कर रही है बीजेपी? पूरी बीजेपी एक वार्ड इसलिए कर रही है कि वो एलओपी, एक आप लोग। विपक्ष के एलओपी बना दिए गए हैं। तो ये मानते तो आप किसी भी कारण से आप मानते हो ना? नहीं बनाए नहीं केवल गए। इसलिए, ये पार्टी को बहुमत मिला, इस वजह से बाकी बने जिस हैं तरीके से वो माननीय मोदी जी के कभी उनकी सभा में माननीय मोदी जी की मां के लिए कुछ गाली दे दी जाती कभी है, नहीं, कभी नहीं। झूठ बोलो मत। कोई कांग्रेसी झूठ बोलो सांप मत। बिच्छू कह देता है उनको। इन्हीं के सर, अध्यक्ष जी अनिल, बोले आपके नहीं, पास समय ये कोई- कम, अनिल, ये आपके कोई पास तरीका आना हुआ चाहूंगा। कि अनिल, बात आपके करने पास का? आना चाहूंगा। एक तो राजनीतिक दलों को गाली की डेफिनेशन कहीं चौराहे पे ले जाके सुनानी चाहिए। गाली होती क्या है? देखिए अपने तरीके से डेफिनेशन भी अपनी तरीके से हो जाती है, महंगाई की परिभाषा अपनी तरीके से होती है, जो राजनीतिक माहौल उस समय होता है। राजनीतिक दल और नेता अपने तरीके से उस बयान को तोड़ मरोड़ते भी हैं। अक्सर ये परिदृश्य में देखा जाता रहा है, लेकिन इस समय दुनिया के सामने जो चैलेंज है वो भारत के सामने भी है। भारत के सामने जो चैलेंज है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है, अब जब प्रधानमंत्री देख रहे हैं, इसको कहा जा सकता है कि विपक्ष को भी साथ आना चाहिए। ये तमाम जो बयान हैं, तमाम जिस तरह की विवादित टिप्पणी कही जाए या फिर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, इन सब चीज़ों को छोड़कर बीजेपी को भी चाहिए कि यहाँ पर बड़ा दिल दिखाए और कहा जाए कि विपक्ष एक मंच पर आए,
5 देशों के दौरे के बाद में देश को ये मिला है। अब आगे चल के जो संकट उभरेगा उसके कदम किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं ये विपक्ष भी बताए, सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार वहां पर खड़ा हो, क्योंकि अभी भी चैलेंज काफी बड़ा है देश के सामने, संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये जो खाई कैसे पाटी जा सकती है, इसको देखने के लिए खासतौर से सत्ता पक्ष के साथ में विपक्ष और विपक्ष के लिए एक कदम सत्ता पक्ष भी आगे बढ़ाए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए। इन बयानों को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए ताकि विवाद आगे नहीं बढ़े और जनता को भी लगे कि हाँ, हमारे जो सेवक हैं, हमारे लिए जो आवाज उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चल रहे हैं। गंभीरता झलकती है फिर उसी से ही, क्योंकि देश नहीं दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, अकेले भारत पे नहीं, और भारत की ओर से अपनी ओर से की हुई कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं है। ये वैश्विक मंदी, वैश्विक हालात, युद्ध, तमाम जो चीजें हैं, इस वक्त होना चाहिए कि सत्ता पक्ष भी पहल करे कि विपक्ष के लोगों से डायलॉग बनाए, और विपक्ष के पास में कोई सुझाव हो तो उन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चाएं अलग दौर में हो रही हैं। मुझे लगता है कि आपस में डायलॉग बिल्कुल बंद है, और ये स्थितियां देश के लिए भी ठीक नहीं है। रही बात बयानबाजी की, हालांकि इस तरह के बयान हमने पहले भी बहुत सुने हैं, लेकिन दौर बदल रहा है। जब सहन शक्ति नहीं है तो मर्यादाओं का ख्याल सभी को रखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 90 के दशक से पहले बहुत सुना है कि तीन चवन्नी तेल में फलाने नेता जेल में, वो उसके बेटा रोवेर, उसके बहू रोवेर, ये गाने खूब, मतलब गालियां ऐसे से दी जाती थी उनको, एक्चुअल में गाली, उसकी कब्र यहीं खुदेगी। अटल जी ने खूब यूनिवर्सिटी के बाहर नारे लगाए हैं, उसकी कब्र यहीं खुदेगी, आज खुदेगी, अभी खुदेगी। लेकिन अब थोड़े से नारों को और जो सहन शक्ति है उस पर ख्याल करते हुए बोलना चाहिए, जिसको आजकल विवादित बयान भी कह देते हैं, कुछ अमर्यादित टिप्पणी भी कह देते हैं। ये बदलता दौर है, इसमें अल्फाज का ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो मैं तो यही कहूँगा कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि एक बार के लिए इस महंगाई से अगर हम बाहर आ जाएं, और अगर लगता है कि महंगाई नहीं है तो फिर हम एक अलग और ख्याल में चल रहे हैं, तो इससे बाहर आना बहुत जरूरी है और इससे संघर्ष करना चाहिए बजाय आपसी लड़ाई के। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।